आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में यूनिट 3 में अभ्यास सेट हम 4 करेंगे। तो अभ्यास सेट 4 टोटल 50 क्वेश्चंस का एक सेट है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल मुफ्त भी है और बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका हर कोई यूज कर सकता है। जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसके द्वारा ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है उसको बनाया जा रहा है और उसको वितरित भी किया जा रहा है, उसको शेयर भी किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? कोर्सेरा है, उडेमी है, ईडीएक्स है या मूडल है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ना, मूडल है। तो मूडल हम कह सकते हैं कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ऑनलाइन कंटेंट को बनाया जा सकता है और उसको शेयर भी किया जा सकता है, वितरित भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। मूडल के बारे में आपको पता चल गया। मूडल नाम आए तो क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है, जिसके थ्रू हम जो कंटेंट है उसको बना सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सगुन पोर्टल के माध्यम से राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सगुन पोर्टल की बात की जा रही है कि सगुन जो पोर्टल है, ठीक है, इसके माध्यम से चाहे राज्य हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे स्वायत्त निकाय हैं, जो स्वतंत्र संगठन होते हैं, तो इनके बीच सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उसको साझा करने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 1, सरकारी नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे से सीखना और सामूहिक विकास में तेजी लाना। सी, प्रशासनिक कार्यभार को कम करना। और डी, शैक्षिक संस्थानों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, आप देखिए आंसर नहीं पता किसी को, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, हाँ, आप सब टीचिंग में हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो जब एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें टीचिंग लर्निंग की बात की जा रही है, तो अगर उस हिसाब से हम इसको देखें तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, सरकारी नियमों का पालन करने से, इसका तो कोई ऐसा मतलब ही नहीं टीचिंग लर्निंग से, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एक दूसरे से सीखना और सामूहिक विकास में तेजी लाना, तो देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, ये लग रहा है कि हाँ भाई, ये टीचिंग लर्निंग से है, कि इसके माध्यम से चीजें सीखी जा रही हैं और लर्निंग को और डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। सी भी अगर हम देखें तो फिर से ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड का आ जाता है। और डी भी अगर हम इस ऑप्शन को देखोगे तो इसका जो एक मतलब आप इस लाइन को पढ़ोगे ना, तो शैक्षणिक संस्थानों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इस लाइन को, इस वाक्य को पढ़कर एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए हम जब टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, सीखने सिखाने की बात करते हैं, तो इसलिए जो ज़्यादा अच्छा जो ऑप्शन कौन सा लग रहा है, एक दूसरे से सीखना और सामूहिक विकास में तेजी लाना, तो यही किसका है? सगुन पोर्टल जो है उसका एक उद्देश्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इस तरह के भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मान लो हमें नहीं पता आंसर क्या है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप ये देखिए कि आप बीएड में हैं, ठीक है, आप डीएलएड में, आप एजुकेशन में हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे एजुकेशन के इर्द गिर्द ही होंगे। तो इस तरह के अगर ऑप्शन है तो उसमें देखिए ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है और कौन से ऑप्शन में लग रहा है कि भाई जो चीज़ें हैं वो टीचिंग लर्निंग के आगे पीछे ही चल रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आप राइट जो ऑप्शन है चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आईसीटी में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होगा कि आईसीटी में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के संबंध में कौन से विकल्प गलत हैं, मतलब कौन से विकल्प ऐसे हैं जो आईसीटी से मेल नहीं खाते। ऑप्शन नंबर 1, रिमोट डिवाइस के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच, तो ये तो आईसीटी से ही संबंधित है। बी,
फ्लिप्ड क्लासरूम कंसेप्ट की बात करते हैं तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, तो देखिए जैसे नॉर्मल क्लासरूम होता है ना, वैसे ही जब हम फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करते हैं तो मतलब उल्टा पलटा। उल्टा पलटा क्या है, नॉर्मल क्लासरूम में हम देखते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल क्लासरूम में आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्लास में टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको कुछ काम देते हैं, आप घर में जाते हैं वो काम करते हैं और फिर स्कूल में लाकर उसको देते हैं। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम बिल्कुल इसका अपोजिट है। आपकी क्लासेस तो ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, आप घर बैठे क्लास ले रहे हो, और आपको जो भी वर्क मिल रहा है, जो भी काम मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, उस काम को स्कूल में जाके कर रहे हो। ट्रेडिशनल क्लासरूम में आप काम को क्या कैसे करते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो और जो काम है, जो भी आपको वर्क मिलता है वो घर पे लाके करते हो। लेकिन फ्लिप मतलब उल्टा पलटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन जो क्लासेस आप घर से ले रहे हो और जो आपको एक्टिविटी मिलती है, काम मिलता है, आप स्कूल में जाके करते हो। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम। तो ये भी आईसीटी से रिलेटेड है। फिर अगर सी की बात करते हैं, ऑडियो प्लेयर, प्रोजेक्टर, टैबलेट आदि का उपयोग, तो ये भी बिल्कुल है, ये भी तो आईसीटी से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर 4 ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तकें, तो ये तो आईसीटी से ये चीजें मेल नहीं खाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी कौन सी चीजें जो आईसीटी के संबंध में, मतलब जो विकल्प है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी, ब्लैक बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक, जो एक ट्रेडिशनल हम कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग जो होती है, तो उसी का एक पार्ट है ब्लैक बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से आप सबको पढ़ना है ताकि आप सही से आंसर दे सकें। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक, ऑप्शन 1, विद्यार्थी शिक्षक संचार को सुगम बनाना, ठीक है। बी, मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट की शैक्षिक सामग्री का प्रबंधन और वितरण करना। ऑप्शन नंबर सी, कंडक्ट रिसर्च स्टडीज। ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड फिजिकल टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को भौतिक पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। तो देखिए लर्निंग मैनेजमेंट के बारे में हमें पता नहीं, हमने इतना नहीं सुना, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हमने इतना नहीं सुना तो आंसर कैसे करेंगे, ठीक है, नहीं पता कौन, इतने चार ऑप्शन है, कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो तीन वर्ड है, लर्निंग भी आ रहा है, मैनेजमेंट भी आ रहा है, सिस्टम भी आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू लर्निंग को मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो मेल खाता है। तो यहाँ पर फैसिलिटेट स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन, तो यहाँ तो कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, ठीक है, तो नहीं खा रहा। फिर सेकंड ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, मैनेज, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे भी क्या है, मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट की, एजुकेशनल कंटेंट को क्या करना है, एजुकेशनल जो कंटेंट है उसको मैनेज करना है और उसको डिलीवर करना है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है, मैनेजमेंट एंड मैनेज, आपस में कुछ मैच खा रहे हैं ना। तो कई बार आपको ऑप्शन नहीं पता हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वहां से भी आपको आंसर मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट की शैक्षिक सामग्री का प्रबंधन करना और उसको वितरित करना, ठीक है, किसका उद्देश्य है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, महामारी से संबंधित लॉकडाउन के दौरान आईसीटी के गहन उपयोग ने शिक्षण समुदाय को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। महामारी से संबंधित, जैसे कोविड की हम बात करें ना, तो उस टाइम कोविड महामारी आई, ठीक है, सब घर पे बैठ गए, और उसके बाद एक बहुत बड़ी जो भूमिका रही आईसीटी की रही, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की रही। तो आईसीटी के गहन उपयोग ने शिक्षण समुदाय को कैसे प्रभावित किया, तो देखिए यहाँ पर जब हम शिक्षण समुदाय की बात करें तो किसका मतलब है, शिक्षण समुदाय से जो एजुकेटर है, जो टीचर है, शिक्षण समुदाय का मतलब उनसे है, ठीक है। जब हम टीचिंग कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका संबंध किससे, एक किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे टीचर्स के बारे में बात की जा रही है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आईसीटी के गहन उपयोग ने शिक्षण समुदाय मतलब टीचर्स को कैसे प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें, इसने सामुदायिक शिक्षा को निरर्थक बना दिया, इसने सामुदायिक शिक्षा को निरर्थक बना दिया, तो इसका संबंध तो टीचर से है ही नहीं।
ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी अपने अध्ययन को मजेदार बनाने के लिए वीडियो और सिमुलेशन जैसे अधिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। यहाँ तो विद्यार्थियों की बात की जा रही है, स्टूडेंट की बात की जा रही है, इस ऑप्शन में भी टीचर्स की तो बात की नहीं जा रही। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण समुदाय अपेक्षा के अनुसार अनुसार नए तरीकों को अपनाने में विफल रहा, कि शिक्षण समुदाय अपेक्षा के अनुसार नए तरीकों को अपनाने में विफल रहा। और ऑप्शन नंबर डी अगर हम बात करें, तो शिक्षण समुदाय को कक्षाओं, व्यवहारिक और मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन उपकरणों से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, मतलब क्या है कि शिक्षण समुदायों को किसने, आईसीटी ने कक्षाओं, व्यवहारिक और मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन उपकरणों से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हमने कोविड में देखा ना कि बहुत सारे टीचर जिनको ऑनलाइन और इस तरह की क्लासेस की जिसको नॉलेज नहीं थी, उनको भी धीरे धीरे नॉलेज हो गई। और इस कदर नॉलेज हो गई कि वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे, ऑनलाइन पढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे टीचर्स ने काफ़ी कुछ सीखा। जो कोविड का जो टाइम था, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्लास लेनी है ऑनलाइन, किस तरह से असेसमेंट करना है। तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन का जो संबंध है हमें कहीं ना कहीं किससे मिल रहा है, ऑप्शन डी से मिल रहा है। ठीक है, तो सी में भी है कि शिक्षण समुदाय अपेक्षा के अनुसार नए तरीकों को अपनाने में विफल रहा। इसी में तो सीधा ही मना कर दिया कि नहीं, विफल ही रहा। यहाँ तो प्रभाव के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव प्रभाव हमें देखने को मिला। बहुत सारे टीचर हैं जिस धीरे धीरे ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उनसे काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा डी, encourage learning community to become familiar with online tools for classes, practical and assessment। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालयों में आईसीटी बुनियादी ढांचे का उपयोग विद्यालय के समय के बाद कैसे किया जा सकता है। कि किसी भी स्कूल में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आईसीटी के जो बुनियादी ढांचे हैं, चाहे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं, हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करते हैं, तो जो बुनियादी जो ये ढांचे हैं, ठीक है, विद्यालय के समय के बाद जब विद्यालय बंद हो जाता है, मतलब हम देखते हैं ना स्कूल का टाइम क्या होता है नॉर्मली, मॉर्निंग से लेकर और आफ्टरनून तक होता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अब स्कूल का समय खत्म हो गया, बच्चे घर जा चुके हैं। तो उसके बाद अब जो स्कूल में जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ कैन आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स बी यूटिलाइज आफ्टर स्कूल आवर, कि विद्यालयों में आईसीटी बुनियादी ढांचे का उपयोग विद्यालय के समय के बाद कैसे किया जा सकता है। बताइए कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है फॉर स्टोरिंग स्कूल सप्लाईज, कि स्कूल में जो भी सामान आ रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए। टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी ऑफ द कम्युनिटी एंड सपोर्ट अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। सी, फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड डी की बात करते हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो किसके लिए यूज किया जा सकता है। अब देखिए, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका संबंध तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ना ही फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, की विद्यालय प्रशासकों द्वारा विशेष उपयोग के लिए। हम विद्यालय प्रशासक की बात करते हैं तो उनका तो स्कूल से मतलब नहीं, उनके तो अपने अलग ऑफिस होते हैं। फॉर स्टोरिंग स्कूल सप्लाईज, उसका भी आईसीटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आईसीटी से लेना देना किसका है, टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी ऑफ द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी की जो डिजिटल लिटरेसी है, लोगों के को जो हम कहते हैं कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में जो इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जो समाज के लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, ठीक है, जो अडल्ट हैं जिनकी एज हम कहते हैं 15, 16, 17 इन साल इनसे ऊपर है, ठीक है, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको स्कूल में लाकर डिजिटल लिटरेसी, टेक्निकल एजुकेशन उनको दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आईसीटी के जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज किया जा सकता है समुदाय के लोगों को डिजिटल लिटरेसी, मतलब टेक्निकल जो तकनीकी का ज्ञान है उनको दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी इस ऑप्शन में भी आईसीटी के बारे में पूछा गया कि आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्कूल में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी मान लो आपको नहीं पता कि कैसे करें, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आईसीटी का यूज कैसे करें, किस ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्वेश्चन से ज़्यादा मेल खाता है। तो यहाँ पर
पर हम देखते हैं कि फॉर स्टोरिंग स्कूल सप्लाईज, इसका तो आईसीटी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, विद्यालय प्रशासकों द्वारा विशेष उपयोग के लिए, अब विद्यालय प्रशासक की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, तो इनके तो अपने रूम में कंप्यूटर्स होते हैं, इनके अपने अलग ऑफिसेस होते हैं, तो इनका भी कोई मतलब नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी कोई मतलब नहीं। तो सीधा ही है कि डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन आईसीटी ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन, कि आईसीटी शिक्षा में डिजिटल विभाजन को कैसे पार सकता है? ठीक है, क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है कि आईसीटी शिक्षा में डिजिटल विभाजन को कैसे पार सकता है। डिजिटल डिवाइड, अब यही क्वेश्चन आ गया कि भाई ये डिजिटल डिवाइड क्या है। तो डिजिटल डिवाइड आप देख रहे हैं, ठीक है, कि हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको आईसीटी की पूरी नॉलेज है, आराम से कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको डिजिटल लिटरेसी की बिल्कुल मतलब अवेयर नहीं है। चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें, ठीक है, मोबाइल स्मार्टफोन की बात करें, वो लोग इन चीज़ों को बिल्कुल यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक जैसे सोसाइटी में हम देखते हैं ना, एक तबका बहुत गरीब होता है तो दूसरा बहुत अमीर होता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसको पूरी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, दूसरा ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस तरह का जो गैप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि आईसीटी शिक्षा में डिजिटल विभाजन को कैसे पाट सकता है। ऑप्शन नंबर 1, सभी विद्यार्थियों के लिए समान डिजिटल सामग्री प्रदान करके। ठीक है, सभी को डिजिटल सामग्री प्रदान कर दो, और इस तरह से क्या होगा? डिजिटल डिवाइड जो होगा वो खत्म हो सकता है। क्या ऐसे खत्म हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, वंचित समूह के लिए समाधान और सामग्री विकसित करके, कि बाय डेवलपिंग सॉल्यूशन एंड कंटेंट फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप, कि ऐसे लोगों को जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, ठीक है, जिनको नहीं जिनमें बिल्कुल डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो उनके लिए उनकी प्रॉब्लम को देखना और उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से कंटेंट डेवलप करना, कोर्स डेवलप करना, सामग्री विकसित करना, और उनको इस तरह की डिजिटल लिटरेसी प्रदान करना। C, by reducing the use of ICT in marginalized community, हाशिए के समुदायों में आईसीटी के उपयोग को कम कर दो। अब कम कर देंगे तो क्या ये डिजिटल जो डिवाइड है इसको मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं खत्म किया जा सकता, ऐसे में तो और बढ़ जाएगा। और डी, बाय फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में ही सिर्फ डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, तो फिर तो रूरल एरिया बिल्कुल पीछे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है, बाय डेवलपिंग सॉल्यूशन एंड कंटेंट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, की मतलब जिसको जरूरत है एक्चुअल में, ठीक है, जिनको नहीं मिली है लिटरेसी, उन पर काम किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए, उनके लिए कोर्स डेवलप किए जाएं, और उनको इस तरह की जो डिजिटल जो लिटरेसी है उनको दी जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, जो डिजिटल विभाजन है, उसको खत्म किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर को भी देखना है, जो ऑप्शन है देखना है, और उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से फिर आंसर को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, what kind of knowledge involves skill for operating ICT and an awareness of various techniques, their nature, potential and the ways of using them for accomplishing instructional task? किस तरह के ज्ञान में आईसीटी के संचालन के कौशल और विभिन्न तरीकों, उनकी प्रकृति, क्षमता और शिक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है। तो यहाँ पर आईसीटी के बारे में बात हो रही है ना, जब आईसीटी के बारे में बात हो रही है तो हम अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन इससे ज्यादा मैच खाता है। ठीक है, तो किस तरह का ज्ञान? टेक्निकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजी पेडागोजी कंटेंट नॉलेज, या पेडागोजी कंटेंट। तो जब टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, टेक्निकल, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आंसर भी किससे रिलेटेड होगा? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो टेक्नोलॉजी नॉलेज, इसका कंटेंट नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, पेडागोजी कंटेंट नॉलेज से नहीं है, पेडागोजी कंटेंट से नहीं है, तो किससे संबंधित है? जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, आईसीटी की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे है? टेक्नोलॉजी नॉलेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
स्वीकृत विद्यालयों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है जाता है, ठीक है। विच सिस्टम इज यूज टू मॉनिटर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ सैंक्शन स्कूल। स्वीकृत विद्यालयों की भौतिक और वित्तीय, ध्यान से पढ़ना, कि स्वीकृत विद्यालयों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी कौन सी प्रणाली है, ठीक है, जो स्वीकृत विद्यालय हैं, मतलब जो सरकार से जुड़े स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करते हैं। तो ऐसा कौन सा हम बात करते हैं, कौन सा सिस्टम है, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे? प्रबंध है, यूडीज है, दीक्षा है, या स्वयं है? इसका तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रबंध, ठीक है। प्रबंध एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जो स्वीकृत विद्यालयों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है, ठीक है। प्रबंध कभी भी इस तरह का आ जाए तो इसका काम क्या है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस, ठीक है, मॉनिटर करता है उसको। ओके, नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालयों में आईटी अवसंरचना और इसके उपयोग की निगरानी के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? विच सिस्टम इज यूज टू मॉनिटर द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स यूजेस? कि स्कूल में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके यूजेस, ठीक है, इसकी निगरानी रखने का काम किसका है? ऑप्शन आपके सामने, यूडीस का है, प्रबंधन का है, दीक्षा का है, या स्वयं का है, किसका है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, यूडीस। यूडीस को अगर आप पूरा देखें तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अलग अलग जो विद्यालय हैं, ठीक है, उन विद्यालयों में जो स्टूडेंट का, चाहे टीचर्स की बात करते हैं, उसका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डाटा है, ठीक है, उसकी निगरानी करना, और जो भी आंकड़े हैं उस सरकार तक पहुंचाना। तो ये किसका काम है? ये यूडीज का काम है, ठीक है। तो जब जब क्वेश्चन है कि विच सिस्टम इज यूज टू मॉनिटर द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स यूजेस, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? यूडीज आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम इन एजुकेशन? की शिक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या उद्देश्य है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्लिप्ड क्लासरूम की बात की थी ना। फ्लिप क्लासरूम क्या था? नॉर्मल जो क्लासरूम होती है बिल्कुल उसका उल्टा, जैसे आजकल हम फ्लिप फोन देखते हैं ना, फ्लिप मुड़ जाता है बीच में से, तो उल्टा पलटा। तो उल्टा पलटा का मतलब है, नॉर्मल स्कूल में क्या हो रहा है? नॉर्मल स्कूल में क्लासरूम में देखते हैं बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं, घर में आके काम करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और स्कूल में जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। घर में ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ठीक है, टीचर भी उनके साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, और उसके बाद टीचर उनको काम देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम है आपका, आप घर में पढ़ाई करो, और जो एक्टिविटी हो आप स्कूल में आकर करो। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि शिक्षा में फ्लिप क्लासरूम का क्या उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन 1, विद्यालय घर पर स्वयं पढ़ाई करते हैं और कक्षा में कार्य करते हैं। शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देते हैं और होमवर्क देते हैं। विद्यालय अपना सारा समय वर्चुअल कक्षाओं में बिताते हैं, या शिक्षक और विद्यार्थी कक्षा में भूमिकाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जो हमने फ्लिप क्लासरूम के बारे में समझा, कि विद्यार्थी घर पर स्वयं पढ़ाई करते हैं, घर से कक्षाएं लेते हैं, और क्लास में जाकर काम करते हैं, कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी उपकरणों का लाभ नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसी चीज है जो आईसीटी उपकरण का लाभ नहीं है? ध्यान से हम पढ़ेंगे, ठीक है। Which of the following is not an advantage of ICT tools? ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग, प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण। तो देखते हैं हम, जब डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग होती है तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्लासरूम टीचिंग में भी आईसीटी के यूजेस होते हैं, ठीक है, उससे टीचिंग लर्निंग दोनों ही इफेक्टिव होती हैं। सेकंड, कॉस्ट एफिशिएंट की बात करते हैं तो देखिए, आईसीटी जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, बेशक से थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन जब उसका यूज करते हैं तो पूरा पैसा वसूल होते हैं, ठीक है। उनके माध्यम से शिक्षण और अधिगम दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों ही प्रभावी होते हैं। और सी ऑप्शन की बात करते हैं, रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। डी की बात करते हैं, टीचिंग इज बेटर विद ऑडियो विजुअल एड्स, की शिक्षण दृश्य
श्रव्य साधनों से शिक्षण बेहतर होता है। तो इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पूछा है, आईसीटी के लाभ नहीं है, आईसीटी उपकरणों का लाभ नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है लाभ नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ से क्लास में आईसीटी की रिसोर्सेज से टीचिंग लर्निंग हो रही है तो उसका तो लाभ मिल रहा है। कॉस्ट एफिशिएंट है, उसका भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, टीचिंग इज बेटर विद ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये भी लाभ मिल रहा है। अब देखें रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, तो ये निर्भरता है कोई इसमें लाभ की बात तो हो ही नहीं रही। ठीक है, इसमें ना लाभ की बात हो रही है ना हानि की बात हो रही है, एक अलग ही स्टेटमेंट चला जाता है, एक अलग ही कथन हो जाता है, तो इसका कोई लाभ से मतलब नहीं। अगर हम कहेंगे कि आईसीटी का क्या लाभ है, तो हम ऑप्शन होगा प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, तो क्या कहीं मेल खा रहा है, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा सी, रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी का प्रौद्योगिकी लाभ से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीटी स्टैंड फॉर, कि आईसीटी का क्या मतलब है, इंटरनेशनल कम्युनिटी टर्मिनोलॉजी, इंट्रा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई मतलब इंफॉर्मेशन, सी मतलब कम्युनिकेशन, एंड टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कथन चुने जो शिक्षा में आईसीटी का सही वर्णन नहीं करता। तो ऐसा हमें ऑप्शन चुनना है जो शिक्षा में आईसीटी का सही वर्णन नहीं करता। तो देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1, आईसीटी एक लागत प्रभावित तकनीक है, ये तो सही वर्णन है भाई। महंगा आता है लेकिन उसका पूरा यूज भी तो अच्छा होता है, टीचिंग इफेक्टिव होती है, लर्निंग इफेक्टिव होती है। तो ये ऑप्शन जो है वो तो आईसीटी की बात करते हैं, तो आईसीटी का सही वर्णन करता है। बी की बात करें, इट मेक्स टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, कि आईसीटी शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन अगर हम देखते हैं, आईसीटी युवा शिक्षार्थियों को सुस्त बनाता है। और डी, इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग, तो डी भी ठीक है। तो सी अगर ऑप्शन की बात करते हैं, आईसीटी मेक्स यंग लर्नर्स डल। ठीक है, सारे यंग लर्नर हैं, आप सभी यूट्यूब पे आप देख रहे हैं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, तो क्या सब सुस्त हैं, क्या कोई मेहनत नहीं कर रहा। तो इस तरह से देखें तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो आईसीटी का सही वर्णन नहीं करता शिक्षा में। ठीक है, एक तरह से काफी नेगेटिव जा रहा है कि शिक्षार्थियों को सुस्त बनाता है, नहीं भाई, ऑनलाइन भी तो आप पढ़ रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का समान उपयोग नहीं है। शिक्षा में आईसीटी का समान उपयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस, ट्रेडिशनल चॉक बोर्ड टीचिंग, एंड एजुकेशनल एप्स। तो जब हम आईसीटी का कह रहे हैं कि एजुकेशन में आईसीटी का सही यूज नहीं है, तो आईसीटी का सही यूज नहीं है, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आईसीटी का यूज हो रहा है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस की बात करते हैं तो वर्चुअल है, तो यहाँ पे भी आईसीटी का यूज हो रहा है। एजुकेशनल एप्स है तो वहाँ पे भी एप्स हैं, तो आईसीटी का यूज हो रहा है। तो ट्रेडिशनल चौक बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ तो आईसीटी का यूज ही नहीं हो रहा, जब चौक बोर्ड है तो आईसीटी का क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। Which one of the following is not an objective of using ICT in education? तो कौन सा है जो शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, बिल्कुल ये तो हम कह रहे हैं उपयोग है, उद्देश्य है। आईसीटी के माध्यम से भी तो दूर दराज के लोग भी धीरे धीरे शिक्षा से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी लर्निंग को और बेटर कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो ये तो उद्देश्य है। टू हाइड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को छिपाना। सी भी देख लेते हैं, शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम की बर्बादी को खत्म करना, ये भी उद्देश्य है। कि अब क्या है कि आईसीटी के माध्यम से है कि अब जो एक फिजिकल जो हम देखते हैं ना कि काफी जो मेहनत लगती थी, धीरे 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 कहीं ना कहीं उसमें जो टाइम जो खराब होता था, तो हम आईसीटी के माध्यम से देख रहे हैं, तो आईसीटी ने उस टाइम को मतलब बचाया है। अब टीचर्स क्या है, आईसीटी के यूज यूज से
कम मेहनत में, ठीक है, बच्चों को और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। डी की बात करें, टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम तक पहुंच प्रदान करना। तो ये भी ठीक है, ये भी उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ऑप्शन बी को देखते हैं ना, तो हाई ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को छिपाना। जबकि हम आईसीटी की बात कर रहे हैं, तो इससे जो एजुकेशन जो सिस्टम है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ है और ज़्यादा पारदर्शी हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 17, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो सही से जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो इस जो बोल नहीं सकते, तो इस तरह से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है ऐसे बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 1, आईसीटी उपकरण व्यक्तिगत शिक्षण और अनुभव प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आईसीटी शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, आईसीटी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच संचार को प्रतिबंधित करता है, ये भी गलत है। आईसीटी शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को कम करता है, नहीं, गलत है, बढ़ाता है। बल्कि आईसीटी शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है, कम करता है। आईसीटी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच संचार को प्रतिबंधित करता है, नहीं, आईसीटी संसाधन के माध्यम से तो अब पहले की तुलना में आज देखें तो बच्चे और टीचर के बीच में ज्यादा संचार संभव हो पाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इससे जो संबंधित जो आंसर है वो ए होता है। क्यों होता है, देखिए मैंने जैसे आपसे बोला कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं देख नहीं सकते, कुछ बच्चे हैं सुन नहीं सकते, कुछ बच्चे हैं बोल नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए जो आईसीटी संसाधन है, ठीक है, एक तरह से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए भी आईसीटी के अलग अलग संसाधन का यूज किया जा सकता है। वो देखकर चीज़ों को समझ सकते हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते, ठीक है, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन बच्चों के लिए अलग अलग संसाधन हैं। चाहे हम टीवी की बात करें, हम डिजिटल बोर्ड की बात करें, ठीक है, चाहे हम ऑडियो जो एड्स हैं उनकी बात करें, ठीक है। तो इस तरह से हम आईसीटी के अलग अलग संसाधन की बात करते हैं। तो अलग अलग जो बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, तो वो अलग अलग आईसीटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आईसीटी जो है उसके माध्यम से जो पर्सनलाइज जो लर्निंग जो है उसको बढ़ावा मिला है। बच्चे अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से अलग अलग जो टूल्स हैं, अलग अलग जो इक्विपमेंट्स है उसका यूज करके चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जो उन बच्चों की बात करते हैं जो जे देख नहीं सकते, देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं, तो चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे ऑडियो के माध्यम से, ठीक है, जो आईसीटी का एक संसाधन है उसके माध्यम से वो सीख सकते हैं। और उन बच्चों की बात करते हैं जो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो भी चाहे अलग अलग चीज़ों को देखकर वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अलग अलग जो रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आईसीटी के माध्यम से जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए पर्सनलाइज जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है, और वो इस तरह से उनकी लर्निंग अच्छी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीटी और शिक्षकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आईसीटी और शिक्षकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया में आईसीटी का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया में आईसीटी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कथन सही है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षकों को आईसीटी में निरंतर क्षमता वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, एक कथन, ये लाइन कुछ ठीक लग रही है। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, द यूज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज बाय टीचर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही कथन नहीं है। और डी, ओनली कंप्यूटर टीचर शुड यूज आईसीटी रिसोर्सेज, सिर्फ कंप्यूटर टीचर को यूज करना चाहिए, क्यों बाकी टीचर नहीं कर सकते क्या। तो ये भी ठीक नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, शिक्षकों को आईसीटी में निरंतर क्षमता वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, ताकि
टाइम के साथ वो भी खुद को अपडेट कर सकें, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसका यूज़ कर सकें, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगर 19 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी उपकरण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहायता करता है? दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, तो कौन सा ऐसा आईसीटी उपकरण है जो उनकी सहायता करता है? ऑप्शन ए, स्क्रीन रीडर्स एंड ऑडियो बुक्स, तो जो देख नहीं सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ट्रेडिशनल चॉक बोर्ड, तो जो बच्चे देख नहीं सकते क्या वो ट्रेडिशनल चॉक बोर्ड के माध्यम से पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ लेंगे। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ लेंगे? जब देख ही नहीं सकते तो कैसे पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर कैसे यूज करेंगे? तो इसीलिए जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए जो राइट ऑप्शन है, स्क्रीन रीडर्स। ठीक है, स्क्रीन रीडर्स एंड ऑडियो बुक, क्योंकि सुन तो सकते हैं। स्क्रीन रीडर्स वो उसको फील करके जो है उसको अपनी उंगलियों की हेल्प से उसको पढ़ तो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए कौन सा जो आईसीटी जो टूल्स है वो ज़्यादा उपयोगी है, स्क्रीन रीडर्स एंड ऑडियो बुक्स। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार के उपकरण शिक्षकों को गतिशील प्रस्तुतियां देने, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात आ रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सामग्री पर टिप्पणी करने और इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को विद्यार्थियों को संलग्न करने की अनुमति देते हैं? तो किस तरह के यहाँ पे पूछा है, किस तरह का उपकरण, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके थ्रू जो टीचर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा सामग्री पर टिप्पणी करने, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को एंगेज करने की अनुमति देते हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन असेसमेंट टूल, यहाँ तो असेसमेंट की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मतलब ही नहीं बनता। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर क्या होगा, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के माध्यम से अच्छी प्रेजेंटेशन भी दी जा सकती है, उस पर टिप्पणी भी दी जा सकती है, और इसके माध्यम से बच्चों को टीचिंग में संलग्न भी किया जा सकता है, उनको पढ़ाया भी जा सकता है, चीज़ों को समझाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आंसर होगा राइट, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा में आईसीटी की मुख्य विशेषता है? कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1, मल्टीमीडिया टूल के माध्यम से इंटरेक्टिव लर्निंग को बढ़ाता है, ठीक है। कक्षा में शिक्षकों की आवश्यकता को समाप्त करता है? नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि क्लास में भी है, अगर चाहे प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, चाहे स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, यूज करने वाला कौन है? टीचर है। तो ऐसा तो नहीं है कि कक्षा में शिक्षकों की आवश्यकता को समाप्त करता है, बिल्कुल नहीं समाप्त करता। बेशक से आईसीटी रिसोर्सेस हैं, लेकिन उनको तो यूज करने वाला भी तो चाहिए ना, तभी तो टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी। बच्चे को हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है, जब टीचर उसको सही से गाइड करता है, सही से बताता है, उसके बाद तो धीरे धीरे बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, ऐसे अपने आप थोड़ा ना बनता है। तो टीचर्स की हेल्प तो होती ही होती है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स लर्निंग मटेरियल, कि विविध शिक्षण सामग्री की उपलब्धता को सीमित करता है, बिल्कुल नहीं, ये तो बढ़ाता है आईसीटी। रिड्यूसेस कोलेब्रेशन बिटवीन स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के बीच सहयोग को कम करता है, बिल्कुल नहीं, बढ़ाता है। आप सब देखिए, आप अपने फ़ोन के माध्यम से, ठीक है, आप अपने सभी दोस्तों से जुड़े हुए उनको अच्छे जो कंटेंट है शेयर करते हो, कोई नोट्स आपके पास आते हैं आप उनको देते हो, तो ये तो सहयोग को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आईसीटी की मुख्य विशेषता क्या है, मल्टीमीडिया टूल के माध्यम से इंटरेक्टिव लर्निंग को बढ़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग अ वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो कैसी यूनिवर्सिटी है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन से ऐसा संस्थान है जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को ओपन करने की दिशा में लगा हुआ है? तो देखिए, जब इग्नू की बात करते हैं ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूजीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर एआईसीटी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जेएनयू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो देखिए, जब हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो जब हम एआईसीटी की बात करते हैं,
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो जब ये एक ऐसी काउंसिल है जो टेक्निकल एजुकेशन पर काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है टेक्निकल यूनिवर्सिटी की दिशा में जो कदम होगा वो भी इसी का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? AICTE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। FM रेडियो चैनलों का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और IIT द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। FM रेडियो चैनलों का समूह, FM रेडियो चैनलों का समूह, ठीक है, जो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू भी हम कहते हैं, और IIT द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो कौन सा है? ज्ञानवाणी है, ज्ञान दर्शन है, एडुसेट है, या दूरदर्शन है? तो देखिए जब हम FM रेडियो की बात करते हैं ना, इसका आंसर हमें नहीं पता। अब हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम FM रेडियो की बात करते हैं तो FM क्या होता है? सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई देती है, ठीक है, आवाज सुनाई देती है, ठीक है, पता है ना इतना FM में। अब इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब टेलीविजन। वहां पर क्या हो रहा है? आपको आवाज भी सुनाई दे रही है टीवी में और आप देख भी रहे हैं। तो ये तो आंसर नहीं मेल खाता उससे। एडुसेट की बात करते हैं, सैटेलाइट है एक तरह की। ज्ञान दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन, तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान को आप देख रहे हो, उसका दर्शन कर रहे हो, तो ये भी ऑडियो से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन अगर हम देखें ज्ञान वाणी, ठीक है, तो ये किसे? वाणी, आवाज, ठीक है, ज्ञान की आवाज, ज्ञान वाणी। तो ऑडियो और वाणी ये एक दूसरे से थोड़े मिलते हैं ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ज्ञान वाणी। ठीक है, तो ज्ञान वाणी जो राइट आंसर है। FM रेडियो चैनलों का समूह, कौन सा समूह है जो इग्नू और IIT की मदद से चलाया जा रहा है, इस पर कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं? ज्ञान वाणी। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोष का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण के लिए करना है? ठीक है, तो देखिए आप सब कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे होंगे, कोई कंटेंट आप सर्च कर रहे होंगे, तो ई ज्ञान कोष इसके नाम से भी आपको PDF मिल जाते हैं। ठीक है, ई ज्ञान कोष, ये PDF मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलता है सारा डिजिटली मिलता है। तो अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सा संस्थान है, ठीक है, जो 2005 में एक ज्ञान भंडार ई कोर्स का आरंभ किया, जिसने ई कोर्स का आरंभ किया, जिसमें आपको जो सारा कंटेंट है, मटेरियल है, आपको अपने BEd से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, आप उसको टॉपिक डालकर अगर गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ई ज्ञान कोर्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको जो है डिजिटली आपको जो कंटेंट है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको डेवलप किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 IIT कानपुर ने, इग्नू ने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, किसने डेवलप किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसने ई ज्ञान कोर्स को 2005 में डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 25 कि TKDL इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल नेक डिजिटल लाइब्रेरी है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर है, या ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है? ठीक है, तो क्या है इसका अर्थ, क्या है इसका फुल फॉर्म? तो हम TKDL की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा में मुक्त शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो देखिए जब हम बात करते हैं ना ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, शिक्षा में मुक्त शैक्षिक संसाधन, तो मुक्त शैक्षिक संसाधन या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज जो सभी के लिए ओपन है, हर कोई बिना कोई एक्स्ट्रा पे किए इसका यूज कर सकता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मतलब ओपन फॉर ऑल, इसमें आपको कोई भी 1 रुपए भी खर्च नहीं करने। ठीक है, बस वही होगा जो आपके नेट के चार्जेस हैं, आप जो आप करवाते हैं फोन में, तो बस वही है। बाकी आपको इन कंटेंट के लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने हैं, सभी के लिए ओपन है। तो शिक्षा में मुक्त शैक्षिक संसाधन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका प्राथमिक लाभ क्या है उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे रिसोर्स जो सभी के लिए ओपन है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। इन्हें एक्सेस करना और इस्तेमाल करना महंगा है। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है तो महंगा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं।
कोई मेंबरशिप देने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोवाइड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट कस्टमाइजेशन। अगर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती तो इसको ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्यों कहा जाता? तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी ठीक नहीं है और बी भी ठीक नहीं है। ठीक, सी की बात करते हैं, इस शैक्षिक सामग्रियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देते हैं। डी की बात करें, इन्हें किसी एक संगठन या संस्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई नियंत्रण की बात नहीं आती। तो राइट आंसर क्या है, इस शैक्षणिक सामग्रियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे डालिए, आपको दुनिया भर के जो कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। अगर इग्नू की बात करते हैं तो देखिए, इग्नू का जो ई ज्ञान कोर्स है उस पर आप बीएड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डालेंगे, आपको मोस्टली आपको सारा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ओपन है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसके लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना। तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि ये शैक्षणिक सामग्रियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देते हैं। हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में आईसीटी के लिए एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है? अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करें, ठीक है, 2020 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द एनईपी 2020 अप्रोच टू आईसीटी इन एजुकेशन? की निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में आईसीटी के लिए एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है? कौन सा पॉइंट है जो एनईपी 2020 के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर वन, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, डिस्करेज किया जाता है, तो भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, हतोत्साहित किया जाता तो इसकी बात क्यों की जाती, इसको आजकल इसी की इतनी बात क्यों की जाती, आजकल इतना इसको प्रमोट क्यों किया जाता? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए आईसीटी को एकीकृत किया जाना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल एग्जाम्स मस्ट बी कनेक्टेड ऑनलाइन कंडक्टेड ऑनलाइन, की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। डी, आईसीटी इज इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, की पारंपरिक तरीकों के पक्ष में आईसीटी को नजरअंदाज किया जाता है। तो देखिए, ये जो चाहे हम डी की बात करते हैं ना और सी की भी बात करते हैं, तो इसके भी जो डी की तो है तो इसका तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन, अगर सी की बात करते हैं तो सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए, तो ये इतना पॉसिबल नहीं कि हर एग्जाम आप ऑनलाइन ही करा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे करा सकते हैं लेकिन सारे कराएं तो अभी के लिए इतना वो संभव नहीं होता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, कि शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए आईसीटी को एकीकृत किया जाना है, कि आईसीटी के माध्यम से शिक्षण और अधिगम में सुधार किया जाए, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। तो ये क्या है, ये जो उद्देश्य एनईपी 2020 की हम बात करते हैं, तो आईसीटी के लिए जो एनईपी 2020 में बात की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट है कि शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए आईसीटी को एकीकृत किया जाना है और इसके माध्यम से शिक्षण अधिगम में सुधार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक पाठ्यक्रम और शिक्षण में आईसीटी की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, उसमें आईसीटी की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आईसीटी पारंपरिक शिक्षण विधियों को पूरी तरह से बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी, आईसीटी पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को बढ़ाता है और उनका समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी, आईसीटी को पाठ्यक्रम विकास से बाहर रखा गया है। और ऑप्शन नंबर डी, आईसीटी शिक्षण और सीखने को और अधिक कठिन बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें डी की बात करें तो बिल्कुल ही गलत है। आईसीटी शिक्षण और अधिगम को कठिन नहीं बनाता और इजी बनाता है। और इसके माध्यम से आप मान लो क्लास में जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप अगर स्कूल में नहीं गए तो छूट जाता है। ठीक है, फिर मुश्किल होता है कि फिर से वो क्लास हो। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस देखते हैं रिकॉर्डेड होती हैं, आपने एक बार देखा, दो बार देखा, 10 बार देखा, जब तक समझ में नहीं आ गया आपने देखा। तो आईसीटी शिक्षण और सीखने को और अधिक कठिन बनाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आईसीटी को पाठ्यक्रम विकास से बाहर रखा जाए, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, हम तो आईसीटी की भूमिका की बात कर रहे हैं ना, कि शिक्षण में आईसीटी की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और ये ऑप्शन अगर हम देखें तो आईसीटी पारंपरिक शिक्षण विधियों को पूरी तरह से बदल देता है, देखिए बदलता नहीं है। आईसीटी के माध्यम से क्या है कि क्लास में जो टीचिंग लर्निंग चल रही है, ठीक है, अब उस टीचिंग लर्निंग को आईसीटी संसाधनों के माध्यम से जो पुराने मेथड है उनका भी यूज किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्लास में आईसीटी का भी यूज किया जा रहा है, जिससे टीचिंग लर्निंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव
हो जाती है। क्लास में क्वेश्चन आंसर हम मेथड की बात करते हैं, पुराना मेथड है, एक्सप्लेनेशन पुराना मेथड है। लेकिन अगर आईसीटी जो रिसोर्सेज हैं, आप वीडियो दिखाकर, इमेज दिखाकर फिर बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछें, फिर जो एक्सप्लेनेशन का यूज़ करें, तो बच्चों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। तो पुराने मेथड को ख़त्म नहीं करता, बल्कि पुराने के साथ साथ नई चीज़ें, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। तो वो ए भी नहीं है, बी राइट आंसर है, क्योंकि आईसीटी पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है, ठीक है। तो आईसीटी के माध्यम से क्या हो रहा है, क्लास में टीचिंग लर्निंग हो रही है, लेकिन आईसीटी संसाधनों के माध्यम से हो रही है, जिससे टीचिंग लर्निंग जो है और ज्यादा इफेक्टिव प्रभावी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, एनईपी 2020 का उद्देश्य, ठीक है, डैश डैश जैसे पहलों की माध्यम से भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। तो क्या है इसका ऑप्शन, विकास एंड प्रतिभा, स्वयं एंड दीक्षा, प्रकाश एंड सगुण, उन्नति एंड प्रगति। तो क्या इसका आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है स्वयं एंड दीक्षा। हमने काफी बात की ना स्वयं दीक्षा के बारे में। तो एनईपी 2020 का उद्देश्य स्वयं और दीक्षा जैसी पहलों के माध्यम से भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीएफ 2023-24 के अनुसार शिक्षा में आईसीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या है शिक्षा में आईसीटी का प्राथमिक उद्देश्य, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023-24 के अनुसार। ऑप्शन नंबर वन, पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को समाप्त करना, शिक्षण और सीखने के अनुभव को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना, सी विद्यार्थी शिक्षक बातचीत को कम करना, और डी गैर डिजिटल शिक्षण संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करना। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करते हैं ना, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। जब हम आईसीटी की बात करें, आईसीटी के उद्देश्य की बात करें, 21st सेंचुरी है, ठीक है, आईसीटी का ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन देखें तो पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को समाप्त करना, तो देखिए ये चीज जो ऑप्शन अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आईसीटी में कहीं ये बात नहीं की जाती कि जो पारंपरिक पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है उसको समाप्त करना, नहीं, चीजें हैं, लेकिन अब इनको आईसीटी के यूज से और ज्यादा बेहतर बनाना, ठीक है। तो पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को समाप्त करना, पाठ्य पुस्तक का हम देखते हैं अलग महत्व है, लेकिन चीज़ों को आप क्लास में जब टीचिंग कर रहे हो, आप कंसेप्ट को समझाने के लिए जब आप आईसीटी का यूज़ करते हो तो बच्चों को और अच्छे से क्लियर होता है। तो चलिए आंसर नंबर ए तो नहीं होगा। और सी की बात करते हैं तो विद्यार्थी शिक्षक बातचीत को कम करना, अगर ऐसा किया जाएगा तो ना लर्निंग इफेक्टिव होगी ना टीचिंग इफेक्टिव होगी, ठीक है। डी की बात करते हैं, गैर डिजिटल शिक्षण संस्थानों के उपयोग को प्रतिबंधित करना, तो ये भी ठीक नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, बी, शिक्षण और सीखने के अनुभव को बढ़ाना, ठीक है, और सुविधाजनक बनाना। एक क्या है, एनसीएफ 2023-24 की बात करें तो शिक्षा में आईसीटी का एक उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम के अनुभव को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना, ताकि टीचर के लिए पढ़ाना आसान हो जाए और स्टूडेंट के लिए सीखना आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, अगर 31 की अगर हम बात करें, हाल के शैक्षिक सुधारों के अनुसार पारंपरिक शिक्षा को आईसीटी की ओर स्थानांतरित करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। कि धीरे धीरे जो पारंपरिक शिक्षा है, ठीक है, उसको आईसीटी की ओर स्थानांतरित करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू फुली ट्रांजिशन ऑल लर्निंग टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि सभी शिक्षण को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना। बी की बात करते हैं, डिजिटल उपकरणों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षण और अधिगम को बढ़ाना। सी की बात करते हैं, व्यक्तिगत बातचीत के महत्व को कम करना। डी की बात करते हैं, सभी पारंपरिक शिक्षण सामग्री को डिजिटल में बदलना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, हाल के शैक्षिक सुधारों के अनुसार पारंपरिक शिक्षा को आईसीटी की ओर स्थानांतरित करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन देखिए, ए देखेंगे तो सभी शिक्षण को पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है। बी देखते हैं, डिजिटल उपकरणों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षण और अधिगम को बढ़ाना, तो देखिए फिर से यहाँ पे है शिक्षण अधिगम की बात की जा रही है, कि इसके माध्यम से शिक्षण को इफेक्टिव बनाना,
लर्निंग को, अधिगम को इफेक्टिव बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या पूछा है, समाज में उन व्यक्तियों के बीच का अंतर जो कंप्यूटर साक्षर हैं और जिनके पास इंटरनेट जैसी सूचना संसाधन तक पहुंच है, और जिनके पास नहीं है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, ऑप्शन नंबर टेराबाइट, डिजिटल डिवाइड, आईसीटी डिवाइड, इंफॉर्मेशन डिवाइड। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिजिटल डिवाइड की बात की थी कि जब सोसाइटी में दो ग्रुप हो जाते हैं, एक ग्रुप ऐसा है जिनको बिल्कुल डिजिटल अवेयरनेस है, उनको चाहे इंटरनेट की बात करें, डिजिटल हम स्मार्टफोन की बात करें, कंप्यूटर लैपटॉप की बात करें, ट्रांजैक्शन की बात करें, उनको सारी नॉलेज है। और दूसरा तबका ऐसा है बिल्कुल जो डिजिटली की बात करते हैं, इलिटरेट है, उसको डिजिटल बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो इस तरह का जो डिवाइड समाज में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, डिजिटल डिवाइड या डिजिटल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या पूछा है कि BYOD इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका फुल नेम क्या है। तो BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, बिल्ड योर ऑन डाटाबेस, बेटर इल्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, या ब्राउजर योर ऑन डाटा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। व्हाट डज BYOD स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ICT इन एजुकेशन, कि शिक्षा में आईसीटी के संदर्भ में BYOD का क्या अर्थ है, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्या पूछा है इसमें, दो स्टेटमेंट दिए हैं, कथन वन, कथन टू। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या है, आईसीटी टूल अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड एंड शेयर वीडियो रिस्पॉन्सेज, के आईसीटी टूल उपयोगकर्ताओं को वीडियो प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने और साझा करने की अनुमति देता है। स्टेटमेंट टू की बात करें, आईसीटी टूल्स इज प्राइमरी यूज फॉर वीडियो डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन, कि आईसीटी टूल मुख्य रूप से वीडियो चर्चा और प्रस्तुतियों के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन। तो ए क्या कह रहा है ऑप्शन, कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, दोनों ठीक है। बी कह रहा है नहीं, दोनों गलत हैं। सी क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट एक तो ठीक है लेकिन दो गलत है। और डी क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट एक जो है गलत है और जो दो है वो सही है। तो राइट आंसर क्या है, ABCD, सोचिए। स्टेटमेंट वन अगर हम देखें कि आईसीटी टूल उपयोगकर्ताओं को वीडियो प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने और साझा करने की अनुमति देता है, तो ठीक है, आईसीटी के माध्यम से तो होता है ना कि आप वीडियो जो प्रतिक्रियाएं हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं आईसीटी संसाधनों से। स्टेटमेंट टू की बात करते हैं तो कथन वन ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। टू की बात करते हैं तो आईसीटी टूल मुख्य रूप से वीडियो चर्चा और प्रस्तुतियों के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो आईसीटी टूल की बात करते हैं तो वीडियो चर्चा भी होती है और जो प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन भी इनके माध्यम से होता है, तो ये भी ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में आईसीटी का विशिष्ट उपयोग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल यूज ऑफ आईसीटी इन स्कूल, कि कौन सा है जो विद्यालय में आईसीटी का उपयोग नहीं है। ऑप्शन वन देखते हैं, ऑनलाइन रिसर्च फॉर प्रोजेक्ट, की परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन शोध। बी देखते हैं, वर्चुअल सिमुलेशंस फॉर प्रैक्टिकल वर्क, ये भी यूज है। सी की बात करते हैं, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग फॉर एग्जाम्स, ये भी यूज है। और डी की अगर हम बात करते हैं, रिप्लेसिंग ऑल फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वर्चुअल कम्युनिकेशन, की सभी आमने सामने की बातचीत को आभासी संचार में बदलना। तो देखिए, विद्यालय की बात करते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सारा जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है सारा आप वर्चुअल कर दो, ठीक है, सारा बिल्कुल ऑनलाइन कर दो। तो ये चीज़ें स्कूल के संदर्भ में देखें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि स्कूल में है, बच्चे जा रहे हैं, टीचर जा रहा है, तो फेस टू फेस तो इंटरेक्शन हो ही रहा है। अगर हम ये कह दें, ये सोच ले कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो ना, तो पॉसिबल कैसे होगा, फिर तो बच्चा स्कूल जा ही नहीं पाएगा। तो विद्यालय के संदर्भ में ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यालयों में UDISE+ को आईसीटी के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका आईसीटी के साथ एकीकृत करने का। ऑप्शन नंबर वन, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, की शिक्षण कर्मचारियों की संख्या को कम करना, क्या ये उद्देश्य है। सेकंड की बात करते हैं, विद्यालय संचालन में दक्षता लाना और शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करना।
सी संसाधनों की निगरानी की आवश्यकता को समाप्त करना, या डी सभी विद्यालयों में शिक्षण विधियों को मानकीकृत करना। तो जब हम यूडीज की बात करते हैं ना, तो इसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई थी मैंने आपको, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, जब हम कहते हैं शिक्षण कर्मचारियों की संख्या को कम करना, नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। और संसाधनों की निगरानी की आवश्यकता को समाप्त करना, नहीं, इसके माध्यम से तो निगरानी की जाती है यूडीज के माध्यम से। सभी विद्यालयों में शिक्षण विधियों को मानकीकृत करना, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी, विद्यालय संचालन में दक्षता लाना और शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उससे मुक्त करना, एक इसका एक उद्देश्य है, ये यूडीएस का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत करने की संभावित चुनौती क्या है? ऐसी कौन सी चुनौती है, ठीक है, विद्यालयों के सामने, जो आईसीटी को इंटीग्रेट करने में मतलब थोड़ी सी समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है? ऑप्शन नंबर वन, इट कैन मेक लर्निंग टू इजी फॉर स्टूडेंट, कि यह विद्यार्थियों के लिए सीखना बहुत आसान बना देता है, बना सकता है, तो ये तो कोई चुनौती नहीं हुई। बी की बात करते हैं, इट कैन लीड टू एन ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, कि यह प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता को जन्म दे सकता है। सी की बात करते हैं, इट कैन एलिमेंट द नीड फॉर टीचर्स, कि यह शिक्षकों की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। या अगर हम डी की बात करते हैं, कि यह पारंपरिक शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बना सकता है। तो जब हम चुनौती की बात करते हैं ना, तो चुनौती क्या है, विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत करने की संभावित चुनौती क्या है? यह विद्यालयों के लिए शिक्षण मतलब सीखना आसान बना देता है, तो ये चुनौती तो नहीं है, ठीक है। बी की बात करते हैं, ये प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता को जन्म दे सकता है। तो देखिए, धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, पहले जो चीज़ें हम अपने माइंड में स्टोर करते थे, धीरे धीरे अब वो सारी चीज़ें मोबाइल में आ जाने से हम चीज़ों को इतना याद करने पे ध्यान नहीं देते। हमें पता है कि जो चीज़ें हैं, चलो कोई नहीं, फ़ोन में देखा, हमें आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो धीरे धीरे हमारी जो निर्भरता है, ठीक है, वो प्रौद्योगिकी पे हम देखते हैं, आईसीटी पे है, वो ज़्यादा हो रही है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। आईसीटी के ऊपर जो जो हमारी जो निर्भरता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो यह प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता को जन्म दे सकता है, जो एक चुनौती है। इस चुनौती को खत्म करना है, इस चुनौती को कम करना है, कि टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अच्छे से सीख सकें, अच्छे से समझ सकें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएं तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा घटक दीक्षा के प्रमुख घटकों में से एक नहीं है, जैसा कि दी गई जानकारी में बताया गया है? तो ऐसा कौन सा घटक है जो दीक्षा के प्रमुख घटकों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए क्यूआर कोड वाली पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। तो देखिए, जब दीक्षा आप पोर्टल ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पर क्यूआर कोड वाली जो पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर तो ये नहीं होगा, ये तो दीक्षा का घटक है। बी की बात करते हैं, तो शिक्षक टूलकिट, जिसमें सीखने के परिणाम और शिक्षण जैसे संसाधन शामिल हैं, तो ये भी आपको दीक्षा पोर्टल पे मिल जाएगा। सी की बात अगर हम करें, तो दीक्षा सामग्री तक पहुंचने के लिए एक विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता है। तो देखिए, जब दीक्षा सामग्री तक पहुंचने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस दीक्षा का प्रमुख घटक नहीं है, क्योंकि दीक्षा के लिए आपको किसी अलग से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप सीधा अपने फ़ोन से आप दीक्षा को, जो इसके पोर्टल पे जाके आप जो कंटेंट है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा दीक्षा के प्रमुख घटकों में से नहीं है, तो दीक्षा सामग्री तक पहुंचने के लिए एक विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षक कक्षाओं में आईसीटी के प्रभावी उपयोग को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या मतलब किस प्रकार कक्षा में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका प्रभावी यूज हो, तो टीचर इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे इसको सुनिश्चित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर वन, हर एक पाठ में आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके,
ठीक है, देखिए एक पार्ट को पढ़ाने के काफ़ी तरीके होते हैं। आप एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाते हैं। अगर हर एक पार्ट को आप आईसीटी के माध्यम से आप पढ़ाने के लिए आप गए ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं ना, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि सीखने भी मज़ा तब आता है जब अलग अलग तरीक़ों से सिखाया जाए। उसमें आईसीटी भी एक तरीका हो सकता है। तो आईसीटी के प्रभावी उपयोग को कैसे सुनिश्चित किया जाए, अगर हम देखें कि हर एक पार्ट को आईसीटी के उपयोग से पढ़ाया जाए तो प्रभावी उपयोग फिर नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी अगर हम बात करें, सभी पारंपरिक असाइनमेंट को डिजिटल असाइनमेंट में बदलकर। ऑप्शन नंबर सी, आईसीटी उपकरणों को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से एकीकृत करके। और डी की बात करते हैं, सभी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित बना के। तो डी भी गलत है। सभी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित बना देना, ठीक है, ये भी प्रभावी उपयोग नहीं है। और सभी पारंपरिक असाइनमेंट को डिजिटल असाइनमेंट में बदल के, ये भी प्रभावी हम नहीं कहेंगे इसको। हर एक पार्ट को आईसीटी के उपकरणों का उपयोग करके, तो ये भी नहीं है। तो क्या है, इसका एक बैलेंस यूज करना। जैसे मैंने आपको बताया, ये नहीं कि आप सब कुछ ही आईसीटी के माध्यम से करने लगे तो आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छे से, नहीं। एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है, अलग अलग चैप्टर है, सबको पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, सबका इवेल्युएशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए हर चीज़ को सिर्फ आईसीटी के माध्यम से करने की कोशिश की जाए तो फिर लर्निंग टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। एक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए आईसीटी उपकरणों को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से एकीकृत करके। क्वेश्चन नंबर 40। अब इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का समान अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का समान अनुप्रयोग नहीं है, देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। ये तो इसका अनुप्रयोग है, तो इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा। बी देखते हैं, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच वास्तविक समय संचार की सुविधा प्रदान करना। सी की बात करते हैं, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को सीमित करना। और डी की बात करते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों का समर्थन करना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का समान अनुप्रयोग नहीं है। तो ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच, ये है बिल्कुल इसका अनुप्रयोग है। और शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच वास्तविक समय में संचार की सुविधा प्रदान करना, ये भी है। डी की बात करें तो व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों का समर्थन करना, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, जो हमने जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बात की थी, तो यहाँ पर भी ये भी है। तो क्या नहीं है, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को सीमित करना, तो ये आईसीटी का समान अनुप्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी परियोजना विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत करने के उद्देश्य से है। कौन सी ऐसी सरकारी परियोजना है जो विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत करती है, इंटीग्रेट करती है, कौन सी परियोजना है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये तो यहाँ पे तो लाइब्रेरी की बात की जा रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि क्लास मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है, विद्यालयों में लाना। विद्यालय में जो बच्चों का ड्रॉप आउट है उसको, जो बच्चे छोड़ देते थे विद्यालय, उसको कम करना। ठीक है। 8वीं मतलब जो बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है उसकी जो 8वीं क्लास की एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो, इस चीज़ पर ध्यान देना। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना, तो ये सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य थे। ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील तो बच्चों को भोजन देने का एक स्कीम था, ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कूल में बढ़ाया जा सके। ठीक है। पहले क्या था कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जाते थे तो भाग आते थे, तो इसलिए मिड डे मील स्कीम आई, ताकि भोजन का लालच देके बच्चों को विद्यालय तक लाया जाए। ठीक है। तो ये भी अगर आईसीटी की बात करते हैं तो उससे भी मेल नहीं खाता, तो इसलिए जो कौन सा हम ऑप्शन है यहाँ पर, राइट ऑप्शन है सी, दीक्षा। तो दीक्षा एक ऐसी सरकारी योजना है, ठीक है, जिसके माध्यम से विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत किया जाता है, उसका प्रयास किया जाता है। ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय शिक्षा प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने में आईसीटी की क्या भूमिका है। ठीक है। किस तरह से यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन द स्कूलिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षकों के पेशेवर नेटवर्क का विकास करना। शिक्षकों के संसाधन साझाकरण और सतत शिक्षा का समर्थन करना। शिक्षकों और सीखने के लिए उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम का निर्माण करना।
और ऑल ऑफ द अबो। तो ठीक है, इसको देखें तो देखिए पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, जो आईसीटी से मेल खाता है उसकी भूमिका से। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 43। ठीक है, थोड़ा हम एमएस वर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, सिस्टम है, प्रोग्रामिंग? तो राइट आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 44, विच इज नॉट इन एम एस वर्ड, कि एम एस वर्ड में इनमें से क्या नहीं है? इटैलिक, मैजिक टूल, फॉन्ट, बोल्ड। तो जब एम एस वर्ड पे हम काम करते हैं ना, एम एस वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं पावर पीपीटी में, जब एम एस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसका जो यूज़ करते हैं, तो एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट नॉर्मली जो यूज़ करते हैं। एक एम एस वर्ड होता है, ठीक है, जिसमें रिज्यूमे, नोट्स और ये सारा बनाया जाता है। एम एस एक्सेल में जो सारे कॉमर्शियल वर्क हैं वो किए जाते हैं, कैलकुलेशन वर्क हैं। और एम एस पावर पॉइंट में जो है बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। ठीक है, तो जब हम एम एस वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें इटैलिक भी होता है, ठीक है, इसका फॉन्ट भी ऑप्शन होता है, बोल्ड भी ऑप्शन होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन नहीं होता? मैजिक टूल, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें नहीं होता। तो विच इज नॉट इन एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड में क्या नहीं है? मैजिक टूल। 45, क्वेश्चन नंबर, कौन सा एम एस वर्ल्ड का संस्करण नहीं है? विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ल्ड, कौन सा एडिशन नहीं है? ठीक है, 2007, 19, 20 या 21, इनमें से कौन सा एम एस वर्ल्ड का एक एडिशन नहीं है? 2007 की बात करें, ए है, बहुत लंबा चला था। एम एस वर्ल्ड 2009 की बात करते हैं तो ए भी है, 19 भी है। अब सी और डी, 20 और 21। तो देखिए, अगर हम बात करें 20 की बात करें तो ए नहीं है, ठीक है, 21 है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। सी क्या है? एम एस वर्ल्ड का एक एडिशन नहीं है। आगे, क्वेश्चन नंबर 46, किसी पेज पर प्रिंटिंग क्षेत्र से बाहर खाली जगह क्या होती है? जब आप कोई भी बुक भी देखते हैं ना, तो बुक में क्या होता है, उसके जो साइड के जो कॉर्नर होते हैं ना, वो हमेशा खाली रहते हैं। और आप अपनी कॉपी भी, अगर आप जो डायरी लेते हैं, कॉपी आप खरीदते हैं, तो कॉपी में भी देखिए ऊपर के और साइड का जो एक थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी पेज पर प्रिंटिंग क्षेत्र के बाहर की जो खाली जगह है वो क्या होती है? जो साइड के जो किनारे होते हैं ना, जिसमें कुछ स्पेस थोड़ा सा खाली छोड़ दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्लिप आर्ट कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं, हेडर कहते हैं, फुटर कहते हैं। तो इसको, जो खाली क्षेत्र होता है ना किनारों पर, उसको कहते हैं मार्जिन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? देखिए, जब आप एम एस वर्ल्ड पे पेज ओरिएंटेशन जब आप ऑप्शन डालते हैं ना, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है लैंडस्केप और दूसरा आता है पोर्ट्रेट। तो दो ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ अभिविन्यास या पेज ओरिएंटेशन का एक एग्जाम्पल है? तो दो क्या हो आते हैं? लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे लैंडस्केप है, तो राइट आंसर क्या होगा? लैंडस्केप होगा। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन के दो चीजें आती हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? लैंडस्केप। 48, 48 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर रिज्यूमे या बायोडाटा बनाने के काम आता है? आप किस पर अपना रिज्यूमे या बायोडाटा बनाते हैं? एम एस एक्सेल पे, एम एस वर्ल्ड पे, डेव सी पे या जावा पे? तो राइट आंसर क्या होगा? एम एस वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बाय, कि एम एस वर्ल्ड दस्तावेज में जब जो भी लिखा होता है, अगर आपको एक बार में सभी सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो फिर आप राइट ऑप्शन क्या होगा? सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बाय। तो किस तरह से आप जो एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, ठीक है, आप किस तरह से एक ही बार में जब उनको कॉपी पेस्ट करना होता है तो एक साथ सभी को सेलेक्ट करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, आप कंट्रोल ए करेंगे ना, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब क्या है? ऑल। ठीक है, तो कंट्रोल और प्लस ए, ए मतलब ऑल। तो जब आप इस ऑप्शन को करेंगे तो आप सारा, जितने भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप वो सारा कवर कर लेंगे, जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय कंट्रोल प्लस ए। इसका आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो आपने रिज्यूमे बनाया, ठीक है, या आपने कोई नोट बनाया एम एस वर्ड पे,
और उसके बाद आप उसको कॉपी वहां से कॉपी करके दूसरी जगह लाना चाहते हैं, दूसरे पेज पे डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल+A दबाएंगे तो सारा का सारा रिटर्न जो कंटेंट है वो सारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल+A। नेक्स्ट, ऑप्शन 50, सॉरी क्वेश्चन 50, कंट्रोल+N इज यूज टू, कि कंट्रोल+N का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सेव द डॉक्यूमेंट। सेव द डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आएगा कंट्रोल+S, ओपन द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज खोलने के लिए, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखिए एन की बात करें ना, कंट्रोल+N, तो एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि नया डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, नया पेज ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+N का हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल+N। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी। आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।